चलो फिर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये नया चैप्टर है और जरूरी है कि आप इस चैप्टर पे स्टार्टिंग से ही थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर ये जमा किए तो इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर लास्ट में मुश्किल होगा। ठीक है, बड़ा है बट इजी है, समझ में आएगा कहानी की तरह। पूरा पूरा चैप्टर कहानी है और इससे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन होता है, तो कहानी की तरह है, तो समझने में दिक्कत नहीं होगा, बट बड़ा है। तो अगर आप एक दो क्लास मिस कीजिएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर कहानी का लिंक ही नहीं मिलेगा, और अगर लिंक नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत होगा समझने में। और कहानी की तरह नहीं समझे तो फिर ये रट के तो पार हो जाए, इतना आसान भी नहीं। देखो, इसको टोटल हम लोग 4 टॉपिक्स में पढ़ेंगे, सब टॉपिक्स में। पहला टॉपिक होगा हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, आखिर अर्थ पे लाइफ आया कहाँ से। जब अर्थ बना होगा तो यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, ना पेड़ ना पौधा, कुछ भी नहीं। तो आखिर कुछ नहीं से अचानक लाइफ कैसे आ गया। मतलब ये कि हम लोग ये तो समझ सकते कि ठीक है, कोई पहला सेल हुआ होगा, वो सेल डिवाइड किया होगा तो नया सेल बना। जैसे हम हैं, इंसान है, इंसान रिप्रोड्यूस करता तो एक नया इंसान आता है, समझ में आता है। या कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो एक नया ऑर्गेनिज्म अपने टाइप का वो जन्म देता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन पहले से कुछ नहीं था, तो आखिर पहला ऑर्गेनिज्म कैसे बना, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये पहला सब टॉपिक में पढ़ेंगे बेसिकली, कि आखिर इस अर्थ पे पहला लाइफ कैसे आया। ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। हम लोग तो थे नहीं, जब ये सब कुछ हुआ था तो हम लोग थे क्या, नहीं थे। तो उसका एविडेंस क्या है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बहुत सिंपल सा टॉपिक होगा। इसमें बस सिर्फ ये समझना है आपको कि आखिर कैसे पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ, व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्या थ्योरी है, मतलब इवोल्यूशन कैसे होता है। इस पे जब बहुत सारे साइंटिस्ट लोग रिसर्च किए तो अपना अपना थ्योरी लेकर आए कि नहीं, इवोल्यूशन ऐसे होता है या इवोल्यूशन इस तरह से होता है, इसका वजह से होता है। तो ये सब कुछ है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। और लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा ह्यूमन इवोल्यूशन, कि आखिर ह्यूमन कैसे इस अर्थ पे बनकर आया सबसे पहली बार। तो ये होगा हमारा 4 मेन टॉपिक्स। ओरिजिन ऑफ लाइफ, आखिर अर्थ पे पहली बार लाइफ कैसे आया। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, आखिर पता कैसे चला कि यहाँ इवोल्यूशन हो रहा है। तीसरा इस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, साइंटिस्ट का अलग अलग कंसेप्ट था कि कैसे इवोल्यूशन आया, उसका क्या कारण रहा होगा और किस तरह से नया नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। दिस इज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। एंड द लास्ट इज ह्यूमन इवोल्यूशन, इन विच वी विल बी स्टडीइंग हाउ ह्यूमन इवॉल्व्ड ऑन दिस अर्थ। ओके। बुक में लिखना है। क्या बुक में। चलिए, इसके बाद हेडिंग डालिए इवोल्यूशन। ये मेन टॉपिक्स था जो आपको इंट्रोडक्शन के फॉर्म में डालिए, आपको इतना सब कुछ पढ़ना है। अब स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। पहला हेडिंग बनाइए, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। इसमें बहुत कुछ लिखेंगे हम, एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ाएंगे यहाँ। रेडी रहिए, क्योंकि आखिरकार अगर आपको ये अच्छे से समझना है इस अर्थ पे पहली बार लाइफ कैसे आया, तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो पढ़ना होगा। एनसीईआरटी इतना डिटेल में थोड़ा ना बताया है। चलो, पहला पॉइंट, इवोल्यूशन इज, इवोल्यूशन इज, इसको बोलते हैं अनरोलिंग और अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स। ये डेफिनेशन है, अनरोलिंग और अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स। ये डेफिनेशन था। एक सेकंड रुक जाओ। चलिए, तो इवोल्यूशन इज अनरोलिंग और अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स, मतलब ये एक्चुअली में हर्बर्ट स्पेंसर, एक साइंटिस्ट थे, हर्बर्ट स्पेंसर, उनका दिया हुआ डेफिनेशन था। हर्बर्ट स्पेंसर। और तुमको पता है यही है हर्बर्ट स्पेंसर जो टर्म दिए थे, जो अभी बहुत ज्यादा यूज में भी आ रहा है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अक्सर लगता है कि ये डार्विन का दिया हुआ था कि जो सबसे फिट होगा वही सरवाइव करेगा इस अर्थ पे, बट ऐसा नहीं है। ये हर्बर्ट स्पेंसर का बोला हुआ बात है। हर्बर्ट स्पेंसर सबसे पहली बार बोले थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर वाज द साइंटिस्ट हु गेव द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और ये नीट में बहुत बार पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर देखेंगे तो बहुत बार दिख जाएगा। हु गेव द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो हर्बर्ट स्पेंसर एंड नॉट डार्विन। लगता है कि डार्विन बोले थे, बट नहीं, बस हर्बर्ट स्पेंसर हु गेव दिस थ्योरी। ओके, ये ऊपर वाला लाइन भी इवोल्यूशन इज हाँ 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 अनरोलिंग। हाँ, ये हर्बर्ट अच्छा, स्पेंसर ही दिए थे, ये हर्बर्ट स्पेंसर ही दिए थे। ये इवोल्यूशन को उनका डिफाइन करने का तरीका था कि अनरोलिंग या अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स को इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, और हाँ यहाँ कॉपी रखना, कॉपी में बहुत कुछ लिखना है, सिर्फ बुक से यहाँ काम नहीं होगा, कॉपी में ही लिखना पड़ेगा। हाँ कॉपी है। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन इज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, ये दूसरा डेफिनेशन है। इवोल्यूशन इज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। इवोल्यूशन इज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, ये कौन बोले थे? चार्ल्स डार्विन। ये लाइन तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डिसेंट मतलब नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन का पासिंग विथ मॉडिफिकेशन, कुछ उसमें सुधार करके। मतलब ये कि बंदर था, बंदर का जीनोम में सुधार होते 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 और वो आगे पास होता चला गया रिसेंट जनरेशन में। तो उसमें मॉडिफिकेशन और डिसेंसी होने की वजह से क्या हुआ कि लास्टली चेंज होते होते होते, सुधार होते होते वो फाइनली ह्यूमंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर गए। ठीक है, तो इवोल्यूशन इज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन बाय चार्ल्स डार्विन। थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। अब एक और लाइन आता है, व्हाट इज लाइफ, क्योंकि इवोल्यूशन में हम लोग को सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ना ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ, आखिर लाइफ कहाँ से आया पहली बार। तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ को डिफाइन करते हैं, लाइफ इज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। लाइफ इज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या पोजेस्ड बाय ऑर्गेनिज्म, पोजेस्ड बाय ऑर्गेनिज्म। चलो देखो, तो लाइफ इज इनहेरेंट कैपेसिटी पोजेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, पोजेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। और ये कौन बोले थे भाई? ये बोले थे एच जे मुलर, एच जे मुलर। लाइफ वो कैपेसिटी है जिसके थ्रू ह्यूमन, या यूं बोलो कि ये एक इनहेरिटेड कैपेसिटी है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म पोजेस करता हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास होता है। ये एक इनहेरिटेड कैपेसिटी है जो हम लोग अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, और हर ऑर्गेनिज्म के पास पोजेस्ड होता है, मतलब उसका अपना होता है। ठीक है, तो लाइफ इज इनहेरेंट कैपेसिटी पोजेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ये कौन बोले थे? एच जे मुलर। और according to him there are three factors of life, there are three factors of life, life के तीन फैक्टर थे। फर्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। सेकेंड इज होम्योस्टेसिस, homeostasis means, homeostasis means maintaining constant internal conditions, maintaining constant internal conditions को बोलते हैं homeostasis. And the third is replication, and the third is replication. So according to H.J. Muller there are three factors of life. First is metabolism, second is homeostasis, and third is replication. ठीक है, मिटाएं, कोई दिक्कत? एक बार और थर्ड वाला पॉइंट समझा दीजिए। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में क्या समझना?
मतलब डिवीजन। नहीं, वो पूरा लाइफ इज इनहेरिटेंस कैपेसिटी। लाइफ इज इनहेरिटेंट कैपेसिटी पोजेस्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म। ये एच जे मिलर बोले थे, और ये बोले थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास जो इनहेरिटेड कैपेसिटी होता है, जो वो पोजेस करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास एक कैपेसिटी होता है जो वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है और अपना पोजेस करता है, उसी को, उस कैपेसिटी को लाइफ बोलते हैं। ठीक है। और एच जे मुलर के अगर बात को माने तो उनके हिसाब से था कि देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ लाइफ। फर्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, देयर शुड बी मेटाबॉलिज्म इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड, होमियोस्टेसिस, the organism must have capacity to maintain internal conditions as constant, means कि body temperature constant होना चाहिए, osmotic concentration fixed होना चाहिए। and third is replication, it must be able to replicate। okay, चलो नेक्स्ट इज, अब थोड़ा सा अपने लेवल में घुसते हैं। फर्स्ट, द एज ऑफ यूनिवर्स इज, यूनिवर्स सबसे पहले तो हमारा यूनिवर्स बना होगा, तो उसका एज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। द एज ऑफ यूनिवर्स इज 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो। याद रखना ये बिलियन है, ये बिलियन को मिलियन करके खूब फंसाएगा। बिलियन ईयर्स अगो, और इसको वो लिखेगा बाया, बिलियन ईयर्स अगो। ओके, एनसीईआरटी ये बोलता है मेनली दिस, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, और जो बुक है वो अलग, क्या? और जो बुक है वो अलग बोलता है क्या? हाँ, बाकी सब में रेंज है, एक्चुअल में रेंज बोलता है। अलग अलग साइंटिस्ट का है कि अलग अलग रेंज है, कोई बोलता है 15 से 20, कोई बोलता है 16 से 21, तो बात तो बराबर ही है ना। बट एनसीईआरटी 20 लिख रहा है, तो 20 मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिवर्स क्या है भाई? तो एक्सटेंडेड रीजन ऑफ स्पेस is called universe। extended region of space is called universe। extended region of space is called universe। next, आखिर कैसे बना होगा ये यूनिवर्स? तो लिखो, it is formed due to, it is formed due to a very heavy explosion, very heavy explosion। ऐसा साइंटिस्ट को लगता है कि पहले इस पूरे यूनिवर्स का मास एक जगह कंसंट्रेटेड था, फिर क्या हुआ, वो पॉइंट मास के फॉर्म में, फिर क्या हुआ कि अचानक से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और उस एक्सप्लोजन को हम लोग बोलते हैं, शायद आप नाम सुने होंगे, बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी शायद सुने हो। तो बिग बैंग थ्योरी के थ्रू यही बताते हैं कि पहले इस पूरे यूनिवर्स का मास पॉइंट मास के फॉर्म में एक जगह पे जमा था, कंसंट्रेटेड था। उसके बाद अचानक से उसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और उस एक्सप्लोजन से क्या हुआ कि सारा मास एक दूसरे के दूर जाने लगा, फैलने लगा, and this heavy explosion was called Big Bang। Next point is very important, बहुत बार नीट में पहले भी पूछा है, अभी भी पूछता है। जब पहली बार अर्थ बना था तो उसका जो एटमॉस्फेयर था उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, और उसमें ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था। समझ रहे हो? मतलब जब पहली बार अर्थ बना तो उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर भी बना होगा। अब इस एटमॉस्फेयर में उस वक्त फ्री ऑक्सीजन गैस अवेलेबल नहीं था। ऑक्सीजन वाज देयर बट इन द फॉर्म ऑफ वाटर, नॉट एज फ्री फॉर्म। और खुद सोचो ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एडिशन को बोलते हैं ना ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है तो क्या उस वक्त ऑक्सीडेशन पॉसिबल था?
नहीं था, तो उस वक्त के एटमॉस्फेयर को बोलते थे ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन था ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं था तो ऑक्सीडेशन होने का तो चांस ही नहीं था। तो जो भी एटमॉस्फेयर था उसको क्या बोलते थे? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोले कि वाटर में ही सिर्फ ऑक्सीजन था, तो मतलब कि पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो तो वाटर का ही होगा। वाटर में भी ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं था, वाटर में भी ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में था। जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम जो सोच के क्वेश्चन पूछे हम वो बता रहे हैं। तुमको ये लग रहा है कि ऑक्सीजन सिर्फ वाटर में था, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो वाटर में रहा होगा ताकि वहां से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सके। बट वाटर में भी ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं था, वाटर H2O में तो ऑक्सीजन है ही ना। तो ये वाला हाँ। ऑक्सीजन था, ऐसा नहीं कि H2O में ऑक्सीजन डिजॉल्व है। नो, देयर वाज नॉट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ठीक है ना? चलिए अगला पॉइंट। अब कुछ थ्योरीज है ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड, कुछ थ्योरी जो ये एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि आखिर पहली बार लाइफ कैसे आया। ठीक है, इसको मिटाएं। चलिए हेडिंग बनाइए। थ्योरीज रिगार्डिंग origin of life। अच्छा, सेल थ्योरी कौन दिए थे? सेल थ्योरी हम्म, ये दो साइंटिस्ट हैं, नाम बताओ, पैचवान एंड वापस बोलो। पैचवान सिंह, और एक और। स्लीडन एंड स्वॉन। हाँ, ठीक है, फिर इसको फिर से सेल मतलब एक और लीनियस आए थ्योरी थे। कौन दिए थे? सेल लिनियस, सेल थ्योरी तो ब्राउन, स्लीडन एंड स्वॉन दे दिए। रॉबर्ट विल्कॉफ, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है। रॉबर्ट करके कुछ था। रॉबर्ट हुक। नहीं, वी से था, विल्कॉफ शायद। आर वर्चाओ। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी एंड सेल लीनियस थ्योरी में डिफरेंस है, तुम लोग को सेल पढ़ाते वो भी बताए थे। खैर चलो, फर्स्ट थ्योरी इज स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ये सब पढ़ने में बस मजा आएगा, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आना। देखो, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी सबसे फेमस थ्योरी था, और मतलब एक ऐसा थ्योरी जहां बिना कोई क्वेश्चन किए हुए कोई भी मान लेता था। हम लोग भी अभी भी मानते हैं। ये थ्योरी ये बोलता था कि लाइफ इज स्पेशली क्रिएटेड बाय गॉड। क्या बोलता था? लाइफ कहाँ से आया? तो लाइफ इज, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, स्पेशली क्रिएटेड बाय गॉड, कि गॉड स्पेशली लाइफ को बनाए हैं। और ये दिए कौन थे? तो भाई उस वक्त सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का बोलबाला था। तो एक फादर आए और बोलकर चले गए। फादर का नाम था फादर सुआरेज। ठीक है, और ये बोले कि अर्थ वाज क्रिएटेड इन 6 डे। अर्थ वाज क्रिएटेड इन, अर्थ नहीं, बेहतर होगा बोले लाइफ। अच्छा चलो अर्थ ही लिखते हैं। अर्थ वाज क्रिएटेड इन 6 डेज। और ये जो अर्थ का क्रिएशन हुआ ना 6 दिन में, ये भी यूं ही नहीं किसी भी चीज से बन गया, नहीं, एक स्पेशल चीज से बना। उस स्पेशल चीज का नाम था फ्रॉम मेटेरिया प्राइमा। ठीक है, और इतने पे भी नहीं रुके, ये फादर स्वरेज ये भी बोल दिए कि ह्यूमन वाज
created on the 6th day। इंसान कौन सा दिन पे बनाया गया? छठा दिन पे। ठीक है, ये पहला थ्योरी था ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, या यूं बोलो कि लाइफ के डेवलपमेंट के लिए। और कौन दिए थे? फादर सुआरेज। थ्योरी का नाम स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ठीक है, साइंटिस्ट लोग इस बात को मानता? तुमको क्या लगता है? No. ना, साइंटिस्ट लोग अपना बात तो मानता ही नहीं, दूसरे का खाक खाक मानेगा। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म दूसरा आया। दूसरा थ्योरी वाज थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। ये क्या बोला कि, अच्छा दिए कौन थे? सबका इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है बस वही सब गिवन बाय क्यूवियर। ऐसे तो ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ थ्योरी है, तुम जान लो अच्छा रहेगा, तो बाद में दिक्कत ना हो। चलो देखो किसके द्वारा दिया गया था? तो क्यूवियर के द्वारा। नेक्स्ट इज इस, ये बोला क्या? ये बोला ऑल द प्रिमिटिव थिंग्स वर डिस्ट्रॉयड, ऑल द Second primitive things are destroyed and life suddenly reappeared। या reappear क्या, सिर्फ appear लिखते, suddenly appeared। ये एक्चुअली में हिंदू माइथोलॉजी का पार्ट है। हमारे में ऐसा मानते हैं कि 6-7 बार इस पूरा पृथ्वी का विध्वंस हुआ, सारा पूरा पृथ्वी खत्म हो गया और उसके बाद दोबारा से लाइफ आया। ठीक है, और 6-7 बार खत्म होने के बाद दोबारा से लाइफ आया। ये भी मतलब इसका भी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ इकोलॉजी में एक बार आपको फिर पढ़ाएंगे कि दोबारा से लाइफ आया कि नहीं आया ये तो नहीं पता, बट 5 से 6 बार इस पूरे अर्थ का मास डिस्ट्रक्शन तो हुआ है, इसका ये प्रूफ है हमारे पास। मतलब हमारे पास इस बात का प्रूफ नहीं कि लाइफ उसके बाद आया, सब कुछ खत्म हो गया, पॉलिटिक्स जो भी था और अचानक से लाइफ आ गया, इस बात का नहीं पता, बट सब कुछ 4 से 5 बार खत्म हुआ है, इस बात का प्रूफ है। ठीक है, लाइफ आया कि नहीं आया उसका कोई प्रूफ नहीं, और वो इकोलॉजी में पढ़ेंगे मास डिस्ट्रक्शन के बारे में। मास डिस्ट्रक्शन अर्थ का बहुत बार हो चुका है और अभी शायद 5वां मास डिस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि पुराने मास डिस्ट्रक्शन के मुकाबले ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा स्पीड में हो रहा है। हम लोग डेली कितने स्पीशीज को खत्म कर रहे हैं हमेशा। खैर, वही होता है मास डिस्ट्रक्शन। मास डिस्ट्रक्शन का मतलब एक साथ पूरा लाइफ को खत्म हो जाना। इकोलॉजी में पढ़ेंगे जब इकोलॉजी में आएंगे। लिविंग होता है, नॉन लिविंग। हाँ, लाइफ मतलब लिविंग कहाँ से आया, लिविंग ही होगा। बट इस थ्योरी के हिसाब से सब कुछ खत्म हो गया था, ये थ्योरी के हिसाब से सब कुछ खत्म हो गया था और उसके बाद एकाएक से लाइफ आ गया। तो पॉइजनर साइंटिस्ट सब करता क्या था, हम लोग का जो माइथोलॉजी है उसी को उठा उठा के खाली डालता था, या अपना माइथोलॉजी का डालेगा या किसी और का माइथोलॉजी का डालेगा। वो लोग कौन सा रिसर्च करता था, ना माइक्रोस्कोप था ना कुछ था, तो कहाँ से उसे करता था। तो वो लोग भी माइथोलॉजिकल कहानी ही सुनाता था, बस नए अंदाज में। चलो नेक्स्ट इज, तीसरा जो है वो है कॉस्मोजोइक थ्योरी। ये सबसे फेवरेट साइंटिस्ट लोगों का थ्योरी था, जो आज भी बहुत साइंटिस्ट मानते हैं। कॉस्मोजोइक थ्योरी, या इसका एक और नाम है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, जो सबसे फेमस नाम है इस थ्योरी का, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, या इसका एक और नाम है इंटरप्लैनेटरी थ्योरी। इंटरप्लैनेटरी थ्योरी। ये थ्योरी क्या करता है हम बता रहे हैं। ये थ्योरी के हिसाब से साइंटिस्ट का ये मानना था कि अर्थ पे लाइफ किसी दूसरे प्लैनेट से आया है। देखिए, लाइफ केम फ्रॉम अदर प्लैनेट, कौन दिया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। लाइफ केम फ्रॉम
अदर प्लैनेट्स। अभी भी आप देखते होंगे अक्सर न्यूज में, जब भी कोई मेटेरॉइड से इस तरह कोई चीज अर्थ पे आता है तो साइंटिस्ट लोग सबसे पहले उस मेटेरॉइड्स का जो मिट्टी है इन सबको टेस्ट करते हैं और ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या इस प्लैनेट पे कभी लाइफ था या हो सकता है या है। और अगर ऐसा जरा सा भी कुछ हिंट मिलता तो बोलते हैं हो सकता है उस प्लैनेट से लाइफ अर्थ पे आया हो, उस प्लैनेट से लाइफ अर्थ पे आया हो इन्हीं मेटेरॉइड्स के फॉर्म में या किसी तरीके से। बट ये अभी भी साइंटिस्ट का सबसे फेवरेट थ्योरी में से है। ठीक है, हटाऊं, हटाए ना, बोर्ड क्लियर करें। नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये सबसे ज्यादा लात खाए थे जो भी ये थ्योरी दिए थे। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये इसका एक और नाम है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ये थ्योरी क्या बोलता है ये सुनो। ये थ्योरी बोलता है कि लाइफ जो अर्थ पे आया वो एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग से आया। देखिए, लाइफ came from abiotic substances। बस आने जाना कुछ भी बोल देना। अच्छा, ये दिए थे हल माउंट, बट कोई काम नहीं, अभी बताए थे ना कि इस तरह का कोई काम नहीं। ये बोले क्या कि लाइफ अचानक से एबायोटिक चीज से, मतलब मिट्टी रखा हुआ था, मिट्टी से अचानक लाइफ निकल गई। और लोग उनसे पूछा कि भाई जरा अपने बात को एक्सप्लेन कीजिए, तो बहुत प्यार से बुड़बक होना है। बोले देखिए, जब कोई चीज ऑर्गेनिज्म मर जाता है, सड़ता है, तो सड़ता है तो उसके आसपास आप कीड़ा नहीं देखे हैं। मरा हुआ ऑर्गेनिज्म तो सड़ा खत्म हो गया, उसका लाइफ तो खत्म। बट जो कीड़ा उसके अंदर आपको दिख रहा है, या यूं बोलो कि उसको जो सड़ाने के लिए कीड़ा चाहिए या मक्खी वक्खी बन बनाएगी इस तरह का कोई भी चीज, तो उनका कहना था इन साइंटिस्टों का कि ये उस डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर से निकल रहे हैं। मतलब एबायोटिक, डेड हो गया मतलब एबायोटिक हो गया, एबायोटिक सब्सटेंस से लाइफ निकल रहा है। ऑडियंस नहीं माना, बोले अरे आप लोग भी क्या बात करते हैं, अरे कभी रेनी सीजन में मिट्टी देखें, देखिए वहां से कितना कीड़ा चींटी ये सब निकलती है। तो यही तो मिट्टी से लाइफ का डेवलपमेंट हो रहा है। खूब टमाटर पड़ा था इनको, खूब टमाटर पड़ा। खैर, ये तो थ्योरी बहुत बकवास था, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है और जो क्वेश्चन पूछता है वो ये कि इस थ्योरी को डिस्प्रूव कौन किया। ये इतना बेकार थ्योरी था कि कौन दिया ये नहीं पूछता, लेकिन इस थ्योरी को डिस्प्रूव कौन किया ये बहुत पूछा जाता है अभी भी। तो लिखिए, डिस्प्रूव्ड बाय पास्चर, रेड्डी एंड स्प्लैंजेनी, REDI होगा, सॉरी, रेड्डी एंड स्प्लैंजेनी। ये 3 साइंटिस्ट हैं, और इनमें से पास्चर तो एकदम एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव किए, और उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या किए कि एक देखो, इसको बोलते हैं फ्लास्क और ये है स्वान नेक, वो इसको बंद कर दिए। इसको क्या किए, बंद कर दिए। और इतने में भी उनका मन नहीं भरा। अभी देखो क्या क्या किए, अभी दिखाते हैं तुमको। और यहाँ पे एक डेड मीट रख दिए, मीट,
और बोले कि अब जरा बताइए, ये भी मरा हुआ चीज है। जब आप और एक और फ्लास्क लिए, उस फ्लास्क के अंदर मीट रखे और उसको ओपन छोड़े, देखो ये ओपन है और यहाँ ये क्लोज्ड है। बोले कि जरा देखिए, जब तक ये ओपन है तो तब इस मीट में बाहर से आपको इन्फेक्शन दिखेगा, कुछ कीड़ा कुछ इंसेक्ट्स दिखेंगे, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। तो बोले कि अब जरा बताओ, अगर मीट के अंदर से ऑर्गेनिज्म निकल रहा है, अगर मीट के अंदर से ऑर्गेनिज्म निकल रहा है, तब तो यहाँ भी निकलना चाहिए था, यहाँ तो निकल ही रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं निकल रहा? तो वो अपना थ्योरी ये दिए कि देखिए यहाँ पे बाहर से ऑर्गेनिज्म आता है, जो कि सही थ्योरी थी। बट इनके भी पीछे कुछ साइंटिस्ट लोग पड़े हाथ पैर धो के, बताए, बोले कि यार आप ऑक्सीजन का सप्लाई ही बंद कर दिए हो, इसलिए नहीं, यहाँ पे कीड़ा असल में इसके अंदर से निकल रहा था लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से नहीं निकल पाया। तब देखो वो क्या किए, इसको ऐसा शेप का कर दिए। अभी यहाँ मीट रखे और यहाँ पे क्या किया कि पूरा इंसेक्टिसाइडल ये सब डाल दिए कॉटन में भर के। बोले देखो अब हवा तो अंदर आ जाएगा, लेकिन इंसेक्ट जो इधर से आएगा वो इस इंसेक्टिसाइडल की वजह से मर जा रहा था, तो फिर से यहाँ कोई इंसेक्ट नहीं था। और चूंकि यहाँ इंसेक्ट नहीं था, इससे ये बात साबित हो गया कि नहीं, ये इंसेक्ट्स बाहर से ही आ रहे थे, अंदर में उस मीट के अंदर से नहीं निकल रहे। तो कौन दिए थे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे, ये एक्सपेरिमेंट आप भूल सकते हैं। चलिए अगला, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी फिर से यही तीनों साइंटिस्ट से दिए थे, सॉरी, ये तीनों साइंटिस्ट, जो तीनों साइंटिस्ट इस थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किए, वही अपना थ्योरी दिए, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो ये बात बोलता है कि लाइफ ऑलवेज डेवलप फ्रॉम अ लाइफ। लाइफ कभी भी नॉन लिविंग थिंग से डेवलप नहीं होता, वो किसी जिंदा चीज से ही डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पे भी एक मेन क्वेश्चन बचा रह गया जो अनआंसर्ड था, वो ये कि ठीक है, लाइफ जिंदा चीज से ही डेवलप होता है, ये समझ में आता है, लेकिन आखिर पहला जिंदा चीज कैसे आया इस अर्थ पे? आखिर इस अर्थ पे पहला जिंदा चीज कैसे आया? तो उसका जवाब ये था कि नॉन लिविंग से ही आया होगा, लिविंग तो पहला था ही नहीं। तो फिर से ये बायोजेनेसिस भी, मतलब इसको गलत साबित तो कर दिया, इसको गलत साबित कर दिया, लेकिन खुद को सही साबित नहीं कर पाया। ठीक है, तो सबसे लास्ट में थ्योरी आया जो सबसे इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्टेबल थ्योरी है अभी के हिसाब से, वो है कीमोसिंथेटिक थ्योरी। इस पूरे थ्योरी को हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, अभी बस हेडिंग वेडिंग थोड़ा सा देकर आज का क्लास ओवर करेंगे। देखिए, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी रिगार्डिंग ऑरिजिन ऑफ लाइफ, मोस्ट accepted theory regarding origin of life, most accepted theory regarding origin of life। दूसरा पॉइंट, given by, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, given by A.I. ओपेरियन। याद है 10th में तुम लोग एक ऐसा डायग्राम पढ़े थे जिसमें हम बताए थे कि लाइफ नॉन लिविंग थिंग से ही डेवलप करता है। एक एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे फ्लास्क था, बहुत हीट दिए थे, इलेक्ट्रिक स्पार्क कराए थे और कुछ अमीनो एसिड्स जैसे बन गया था। ये उन्हीं का एक्सपेरिमेंट है, एआई ओपेरियन का। तो एपेरियन एंड जेबीएस हार्डेन, ये दोनों मिलकर थ्योरी दिए थे। और ओपेरियन के द्वारा एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, बुक रिटन बाय हिम। कौन कौन सा बुक जो भी लिखेंगे इसमें 8-9 बुक का नाम लिखेंगे, वो सब याद होना चाहिए कि कौन बुक कौन लिखा है।
The book written by him is Origin of Life. एक बुक लिखे थे, इसका नाम है Origin of Life. ठीक है, चलिए उसके बाद का पार्ट अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब मंडे को। ठीक है, इतना लिख लीजिए। फिजिक्स